तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों 8 बज गया और आज हम लोग जीके का महा मैराथन क्लास करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो जो लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है उनके पास आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, और जो लोग लाइक नहीं किए तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, और जो लोग प्रत्येक क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करिए टोटल लर्निंग और ज्वाइन करिए पीडीएफ के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोग तैयार है तो एक बार कमेंट में यस लिखिए और महा मैराथन क्लास का आनंद उठाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, पुरातत्ववेदता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? सिंधु सभ्यता की मानक तिथि क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 2500 से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 2500 से 1700 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी है 2900 से 1700 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी है 2400 से 1800 ईसा पूर्व। तो चलिए देखिए, जो सिंधु सभ्यता की मानक तिथि है ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपसे। देखिए 2500, लेकिन यहाँ पे 1700 के अप्रॉक्स में होना चाहिए। देखो या 2500 हो सकता है या आपको कहीं पे 2400 लिखेगा, लेकिन यहाँ पे 1700 और नहीं तो 1750 के अप्रॉक्स में ही रखना है। यहाँ पे 2400 नहीं तो 2500। देखो ऑप्शन नंबर डी में तो 2400 है मगर यहाँ पे 1800 है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, लेकिन आगे में 2900 है, यहाँ पे तो 1700 है मगर आगे में 2900 है, ये भी गलत हो गया। मैंने बताया 2500 या 2400 हो सकता है। आगे में देखो 2500 है मगर 1800 आ गया, तो ये भी गलत है। तो दिख रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तैयार रहिएगा आंसर देने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, फटाफट आंसर करिए। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? स्नानागार कहने का मतलब विशाल में स्नान घर। ठीक है, स्नान का नगर, यानी ऑप्शन नंबर ए कहता है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कहता है मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर सी कहता है राखी गाड़ी, ऑप्शन नंबर डी कहता है सुकोगेंडोर। तो स्नानागार, ठीक है, स्नानागार कौन सा है, कहाँ पे प्राप्त हुआ था जी? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। बहुत ही आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा। हिस्ट्री के सेक्शन को कर रहे हैं जी, तो चलिए आंसर मिलाइएगा। देखिए जो लोग आंसर कर रहे हैं ना उन लोगों के लिए वाह वाह है, क्या जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो और भी वाह वाह है, क्योंकि यहाँ पे जिसका आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो था मोहनजोदारो से। ठीक है, चलिए और मोहनजोदारो से आगे रिलेटेड हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, आगे भी लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है पित्तल। तो चलो देखो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। ठीक है, सबसे पहले तांबा की खोज हुआ था, फिर उसके बाद लोहा आया, फिर उसके बाद चलते चला गया। धातु में सबसे पहले तांबा की खोज हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं बाबू उनका राइट है। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो सबसे पहले तो पत्थर का यूज करते थे आदि मानव, ठीक है, जानवरों को मारने के लिए, ठीक है, या अपनी रक्षा के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है निम्न में कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित? यानी कि हड़प्पा जब खोज हुआ था या उसका उत्खनन किया गया था तो उससे कौन वैज्ञानिक संबंधित? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी है आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है एस आर राव, ऑप्शन नंबर डी है बीबी लाल। कौन सा राइट होगा जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो चलो जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे दयाराम साहनी उनका राइट है। देखो दयाराम साहनी, और कब हुआ था जल्दी से बता दो। इसको भी बता दो, काल ने क्वेश्चन पूछ देगा। तो कब हुआ था बाबू, जल्दी से बता दो। रफ्तार पकड़ के रखिए, रफ्तार, एकदम रफ्तार को छोड़ना नहीं है। डेली 8 बजे हमारे साथ जुड़िए आप सभी लोग। डेली 8 बजे यहाँ पे मैराथन क्लासेस चलती है, आप सभी को पता है। हमारा पुराना रूटीन है 8 बजे।
8 बजे हमारा पुराना रूटीन है, डेली चलता है, तो ज्वाइन करिए। तो चलिए, ये कब हुआ था इसको भी जान लेते। 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन कराया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। अब यहाँ पे आ जाता है आपका एग्जाम में, मोहनजोदाड़ो से पूछ देता है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, बताइए तो मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड बताइए तो क्वेश्चन, किसने किया था खोज? खोज बताओ और कब हुआ था, दोनों साथ में बताओ। तो देखो, खोज जो किए थे वो किए थे राखल दास बनर्जी, और कब हुआ था? तो 1922 से 23 में, ठीक है। 1922 से 23, 1 साल तक चला था। राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो का खोज किया गया था, उत्खनन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है जी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर दिलाएगा। अगर नहीं बनाते हैं, गलत बनाते हैं, तो 5 नंबर तो खत्म ही समझिए, वो वाला नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी है वैदिक काल से, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल से, ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग आंसर यहाँ पे। तो चलो देखो, जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना वैदिक काल से, उनका जी रॉन्ग है, उनका जी गलत है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा वो मालूम है? वो ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट होगा, सिंधु सभ्यता से, ठीक है। सिंधु सभ्यता से क्या हुआ था? भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। अब कौन सी मूर्ति का पूजा होता था मालूम है? सिंधु सभ्यता में कौन सी मूर्ति का पूजा था, किस भगवान की पूजा होता था, बताइए तो आप सभी लोग। हाँ जी, मालूम है, पशुपतिनाथ का, ठीक है। पशुपतिनाथ देवता थे, उन्हीं का पूजा होता था, ठीक है, याद रखिएगा, पशुपतिनाथ का। और यहाँ पे जो होता था ना, ये एक सींग वाला हिरन, एक सींग वाला हरिण, इनकी भी पूजा की जाती थी। उनके जो करेंसी होता था, करेंसी सिक्का, उसमें एक सींग वाला हिरन का यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आ गया, कहता है ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? देखो, अब हम लोग वैदिक काल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो ऋग वैदिक में आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रकृति की, ऑप्शन नंबर बी कहता है गाय की, ऑप्शन नंबर सी कहता है वृक्ष की, ऑप्शन नंबर डी कहता है माता की। तो किसकी आर्य लोग पूजा करते थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट, प्रकृति की, ठीक है। जो लोग ये बता रहे हैं उनका राइट है जी प्रकृति, यहाँ पे हो जाएगा। जिनको नहीं पता है उनको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा पैरामेडिकल के आपके एग्जाम में। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की। देखिए, ऋग्वेद में यदि आप लोग ऋग्वेद को पढ़ते ना, तो वहाँ पे आपको केवल आर्य का ही मिलेगा। अब ये आर्य से एक क्वेश्चन आ जाता है, आर्य का निवास स्थान क्या है? जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग कमेंट करके, आर्य का निवास स्थान क्या है? यह भी क्वेश्चन आपका पैरामेडिकल में पूछता है, बताइए तो। हाँ जी, तो जो लोग बता रहे हैं मध्य एशिया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मध्य एशिया में क्या होता था? आर्य लोग निवास करते थे, या इसको अलग ढंग से भी कहता है माइनर एशिया, ठीक है। माइनर कहो या मध्य कहो, एक ही है, माइनर एशिया, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। देखिए, पाटलिपुत्र नगर को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार ने, ऑप्शन नंबर बी है अजातशत्रु ने, ऑप्शन नंबर सी उद्दीन ने, ऑप्शन नंबर डी धनानंद ने। तो किसने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? कौन सा शासक था जी? तो चलो देखो, मिलाना सभी लोग। हाँ जी, बहुत अच्छा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना उद्दीन, उनका राइट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उद्दीन था, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था बाबू? तो उद्दीन था, याद रख लो अब से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद का, ऑप्शन नंबर है धनानंद का, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन नंबर डी है पोरस का। पोरस का किसका राइट होगा? तो चलो देखो, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना, उनका गलत है। कैसे? तो
पोरस था जो जो पंजाब का राजा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, कर रहा है मगध के, मगध पर तो वो कौन था, ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं धनानंद उनका राइट है। देखिए अब ये लोग पोरस कैसे बता रहे हैं, तो मैं एक सीरियल निकला है सिकंदर वर्सेस पोरस, तो उसमें क्या होता है पोरस और सिकंदर का युद्ध भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग झेलम का युद्ध कहते हैं, ठीक है, झेलम का युद्ध कहते हैं क्योंकि यह झेलम नदी के किनारे हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। लेकिन सिकंदर जो भारत पर शासन नहीं कर पाया था वो मेन कारण था धनानंद, ठीक है। धनानंद बहुत ही क्रूर शासक था, मगर सिकंदर को भगाने में इसका ही सबसे बड़ा था, क्योंकि जिस समय सिकंदर आया था ना भारत पर आक्रमण करने के लिए, उस समय धनानंद इतना पावरफुल था कि सामने वाला को देखते ही उड़ा देता, ठीक है। इसीलिए सिकंदर भारत में, सब विश्व में सभी जगह अपना शासन कर लिया था, लेकिन भारत में शासन नहीं कर पाया था, ठीक है। और इसका पोरस के साथ भी युद्ध हुआ था सिकंदर का, जिसमें पोरस ने हरा दिया था सिकंदर को। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अर्थवर्ध वेद। तो कौन सा राइट होगा जल्दी से बताइए। तो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर बढ़ाइए, लाइक, और डेली आप लोग 8 बजे हमारे साथ जुड़िए, मज़ा आ जाएगा महामैराथन क्लासेस में। तो चलो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं यजुर्वेद उनका राइट है। देखिए यजुर्वेद में क्या है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखना आपसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो बताए हैं उनका राइट है यजुर्वेद, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि आपका नवीनतम वेद कौन सा है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो नवीनतम वेद आपका अर्थवर्ध वेद हो जाएगा, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवर्ध वेद। कौन सा सबसे प्राचीनतम वेद है जी जल्दी से बता दो। अभी मैंने बताया है, जो लोग ध्यान दिए हैं वो लोग जरूर आंसर सही बताएंगे। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्राचीनतम कहे तो ऋग्वेद को मारना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। अब बताओ नवीनतम वेद कौन सा है, नवीनतम वेद बताओ तो जल्दी से आप सभी लोग, कौन सा है। हाँ जी बहुत अच्छा, हाँ जी जो लोग डी बता रहे हैं ना अर्थवर्ध वेद उनका राइट है। देखो ऋग्वेद प्राचीनतम हो जाएगा और नवीनतम वेद अर्थवर्ध वेद। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, कहता है जिस काल का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे कहा जाता है, क्या कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर बी है आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी है प्राचीन काल, ऑप्शन नंबर डी है ऐतिहासिक काल। देखिए यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन कहता है ऐसा कौन सा समय है जिसका कोई भी पेज में लिखा हुआ या किसी भी दस्तावेज यानी कि लिखित रूप में नहीं है। हाँ उसको याद के रूप में कह सकते हैं। जैसे क्या होता था कि दादी जी कहानी सुनाती थी, ये कहानी सच है कि नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ रहता है वो 100% सही होता है, ठीक है। कैसे कहता है, कानून अंधा होता है, तो कानून क्या मांगता है, सबूत मांगता है। अब वो चाहे लिखित रूप में हो चाहे डिजिटली रूप में हो, लेकिन वो क्या कहता है, सबूत चाहिए, क्योंकि कानून अंधा है भैया, पहले लिखल है ना। तो इसी तरीके से जो लिखित विवरण ना होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जितना भी आपको जानकारी मिलेगा वह कहानी के ऊपर है, यानी कि सुनते आ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी वही आपको यहाँ पे मिलेगा, न कि एकदम फिक्स क्वांटिटी में कि यही इतना लिखा हुआ है उसी के अनुसार मिल रहा है, ठीक है। जैसे इतिहास में आपको देखने को मिलेगा, इतिहास में कहने का मतलब महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने खुद एक लिखित रूप है, महात्मा गांधी का लिखित रूप है, महात्मा गांधी ने अपने बारे में बायोग्राफी भी लिखा है तो उसका उपलब्ध मिल जाता है। या उस समय समाचार पत्र भी आ गया था तो समाचार पत्र से भी हमको मिल जाता है। अमर उजाला, अमर उजाला बहुत ही पुराना है तो उससे भी हमको क्या होता है, इतिहास का मिल जाता है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल का कुछ से नहीं मिलता है, ना पेपर ना थी कुछ भी नहीं, उस समय कुछ है ही नहीं था। आदिमानव का क्या, पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब क्या प्रागैतिहासिक काल में ही आता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सत्यमेव जयते। ये आर्टिकल आपने सुना ही होगा, ये लाइन सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। ये जो आपको दिख रहा है लाइन, ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है
छंद योग उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी है मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी है मनुस्मृति से, ऑप्शन नंबर डी है ऋग्वेद से। आई होप दोस्तों आप सब लोग इसका सही आंसर दीजिएगा, सही आंसर दीजिए जी। हाँ जी, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा आपका एक लाइक हमारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं, ठीक है। यदि आप लोग एक लाइक करते हो ना तो मैं इतना मोटिवेट होता हूँ कि आपके लिए डेली और MCQ का लाऊं, बढ़ाते चलूँ। तो चलो यहाँ पे आंसर देख लो, यहाँ पे हो जाता है मुंडकोपनिषद से, ठीक है। सत्यमेव जयते कौन सा उक्ति से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया ये उक्ति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कालाशोक की राजधानी है। देखिए कालाशोक ने जो राजधानी रखा था वो कौन सी राजधानी रखा था, किसको अपना राजधानी रखा था। ऑप्शन नंबर ए वैशाली को, या ऑप्शन नंबर बी राजगिरी। राजगिरी यानी कि प्रेजेंट में राजगिरी का क्या नाम है मालूम है राजगिर गए हैं घूमने आप सभी लोग। राजगिर जो पहाड़ी इलाका है, ठीक है, उसी का नाम पहले क्या था, राजगिरी था, ठीक है। और पाटलिपुत्र है, फिर अवंती है। तो कौन सा कालाशोक की राजधानी थी, इसी ने चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, चौथा नहीं तीसरा, अशोक ने चौथा करवाया था, तीसरा कालाशोक ने करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है। कालाशोक ने अपनी राजधानी क्या रखी थी, पाटलिपुत्र रखी थी, और संस्थापक कौन था, उद्दीन था, याद रखना है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को मजा आया होगा महामैराथन क्लास में। तो इसी तरीके से आपको डेली महामैराथन क्लास मिलेगी, तो आप सब लोग ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।